हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि 15 से लेकर 21 अप्रैल 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा ये लॉन्च की है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा, तो ये लॉन्च की है आईआईटी मद्रास ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि आईआईटी मद्रास ने अभी भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा को लॉन्च किया है। तो देखिए, सुविधा जो है बेसिकली वो विश्वसनीय रोगी उपचार के लिए डिफाइब्रिलेटर और डायलिसिस मीटर जैसे 45 प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों को कैलिब्रेट कर सकती है। और इसका उद्देश्य है बेसिकली देश भर में स्वास्थ्य देखभाल मानकों में सुधार करके सुलभ आशंकन प्रदान करके ग्रामीण अस्पतालों का समर्थन करना। तो ये बेसिकली जो ये डिवाइस है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। जितने भी आपके ग्रामीण इलाकों में अस्पताल होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो देखिए, अगर हम बात करें तिरंगा बर्फी के बारे में, तो तिरंगा बर्फी को अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तिरंगा बर्फी आप इमेज में देख सकते हैं, इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो तिरंगा की आकार का होता है, मतलब तिरंगा कलर में होता है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है क्या, तिरंगा बर्फी। और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपको देखने के लिए मिलती है और इसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेत का दर्जा यहाँ पर प्राप्त हुआ है और इसी के साथ में वाराणसी के ढलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के 75 नए उत्पादों को सूचीबद्ध किया है और उनमें ये भी शामिल है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो वो उत्तर प्रदेश के पास यहाँ पर हो चुके हैं। कुल कितने, 75। और वाराणसी के पास बात करें तो वाराणसी के पास हैं 34 जीआई टैग। वाराणसी की बात करें, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसमें सबसे ज़्यादा 34 जीआई टैग है। और उसके बाद कुल अगर हम बात करें राज्य की, तो सभी राज्यों में सबसे अव्वल नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जिसके पास अभी वर्तमान में 75 जीआई टैग यहाँ पर मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे की अगर हम बात करें तो ये मनाते हैं हम 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें विश्व विरासत दिवस की, तो इसकी इस बार की थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता की खोज करें और उन्हें अनुभव करें। और विरासत स्मारक और स्थल प्राय मानवीय गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाओं और शहरीकरण के शिकार होते हैं, इसलिए इन्हें कंजर्व करना, इनको सुरक्षित करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए हम मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को हम मनाते हैं। थीम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। और बेसिकली इस दिवस का उद्देश्य क्या रहता है? उनकी सुरक्षा करना और उनके संरक्षण के महत्व को पुनः स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, यूएनएफपीए रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जो जनगणना है वो दुगनी हो जाएगी, मतलब जो जनसंख्या है भारत की वो दुगनी हो जाएगी। ये एक रिपोर्ट आई है यूएनएफपीए मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, और उसी ने बोला है कि अगले कितने वर्षों में जो भारत की जनसंख्या है वो दुगनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है 77 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, 77 वर्षों में ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो भारत की जनसंख्या है वो अभी वर्तमान की जनसंख्या से 2 गुना हो जाएगी। तो देखिए, रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये की है यूएनएफपीए ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। और इसकी अगर हम बात करें, इसी के हिसाब से अगले 77 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या है वो दुगनी हो जाएगी।
अप्रैल 2024 तक अगर हम बात करें तो भारत 144.17 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ में विश्व स्तर पर सबसे आगे है और इसके बाद फिर दूसरे स्थान पर नाम आता है चाइना का। यानी कि अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत ये पहले स्थान पर आता है। वहीं अगर हम बात करें भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा तो 71 वर्ष है और महिलाओं की बात करें तो ये 74 वर्ष है। अगला है वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है। तो देखिए टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए अपनी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट यहाँ पर जारी की है। तो अगर हम बात करें टॉप 100 की तो इसमें एक भारतीय अभिनेत्री भी शामिल है जिनका नाम है आलिया भट्ट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए टॉप 100 में दो लोग यहाँ पर बेसिकली शामिल हुए हैं, दो महिलाएं शामिल हुई हैं जिसमें पहला नाम तो आता है भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट का और दूसरे नंबर पर फिर आती हैं साक्षी मलिक। तो देखिए यहाँ पर बात मैंने पूछी गई है अभिनेत्री की, तो आपको सही आंसर इसका हो जाएगा क्या, आलिया भट्ट। तो देखिए आलिया भट्ट की अगर हम बात करें तो टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया है और इन्हीं के साथ में आलिया भट्ट के साथ में देव पटेल, दुआ लिपा, इसी के साथ साथ पहलवान साक्षी मलिक, अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष हैं, फिर जिगर शाह, अस्मा खान, प्रियवंदा नटराजन, ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हरित ऋण कार्यक्रम यानी कि जिसको जीसीपी यानी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसके कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है, मतलब कौन सा राज्य जो है टॉप पर रहा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए मध्य प्रदेश ने 10 राज्यों में वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करते हुए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और पिछले 2 महीनों में जीसीपी ने 10 राज्यों में फैले 4,980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल यहाँ पर शुरू की है। अगर हम बात करें टॉप 3 राज्य तो इसमें सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है तेलंगाना एंड देन फिर नंबर आता है इसका छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में किसको विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में शामिल किया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें विजडन ने अभी अपने विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के नाम शामिल किए हैं, तो इसमें पहले नंबर पर आते हैं कौन, पैट कमिंग्स जो कि मेल कैटेगरी में आते हैं। वही फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो नाम आता है किसका, नेट साइवर ब्रंट का, ये बिलोंग करती है इंग्लैंड से। वहीं अगर हम बात करें पैट कमिंग्स की तो ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए पैट कमिंग्स और नेट साइवर ब्रंट को 2024 में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन को देखते हुए शामिल किया गया है। पैट कमिंग्स की बात करें तो माइकल क्लार्क के बाद में शीर्ष सम्मान हासिल करने वाले ये दूसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं अगर हम बात करें नेट साइवर ब्रंट की तो विश्व में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाले ये इंग्लैंड की पहली महिला यहाँ पर बन गई हैं। तो ध्यान रखेंगे पैट कमिंग्स जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, मेल कैटेगरी में सबसे टॉप पर इन्हें चुना गया है। वहीं अगर हम बात करें नेट साइवर ब्रंट की तो ये फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर चूज की गई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अप्रैल 2024 में जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के कौन से कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। तो देखिए अगर हम बात करें जगजीत पवाडिया को तो इन्हें फिर से अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के कार्यकाल के लिए चुना गया, कौन सी भी बार, तो ये चुनी गई है तीसरी बार, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चयनित हुई हैं और भारत को संयुक्त राष्ट्र में कई प्रमुख निकायों के लिए इन्हें चुना गया है। इसमें वोटिंग के जरिए जगजीत पवाडिया की एक महत्वपूर्ण जीत शामिल है और इनका जो कार्यकाल होगा वो अब मार्च 2025 से 2030 तक यहाँ पर रहने वाला है। तो बेसिकली अगले 5 सालों के लिए फिर से चुनी गई हैं और ये इनका तीसरा टेन्योर यहाँ पर होगा अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है आपका जस्ट अ मिशनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। तो ये पुस्तक है अभी हाल ही में रिलीज हुई है, तो आपसे पूछा गया कि इसके लेखक कौन है। तो देखिए जस्ट अ मिशनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, इसके जो लेखक हैं वो हैं दुव्वेरी सुब्बा राव, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए आरबीआई के मेंबर रह चुके हैं और ये जो बुक है ना ये बेसिकली गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में कुछ क्लासेस को लेकर यहाँ पर बात करती है।
तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक यहाँ पर किया है। तो देखिए अगर हम बात करें, आपने रामलला की मूर्ति के बारे में काफ़ी सुना होगा जो कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो उसी में अभी रामनवमी के दिवस पर क्या हुआ है कि इनकी जो मूर्ति है वो स्थापित जो हुई थी उसमें सूर्य तिलक यहाँ पर हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य की किरण से इनके जो माथे पर है जो यहाँ पर तिलक किया गया है। तो इसमें किस जो है यूनिवर्सिटी का, किस संस्थान का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर रहा है। तो ये रहा है किसका, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष भारतीय रेलवे दिवस ये कब मनाते हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय रेलवे दिवस की तो ये हर साल हम मनाते हैं 16 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए भारतीय रेलवे दिवस की बात करें यानी कि इंडियन रेलवे डे, तो ये मनाते हैं 16 अप्रैल को। अब 16 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 में पहली बार जो है भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी और पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी और उस समय जो भारत के गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौसी। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब ये किसने जीता है। तो देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब तो ये जीता है रश्मि कुमारी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए रश्मि कुमारी ने 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का खिताब ये जीता है और वहीं पुरुषों की अगर हम बात करें तो उसमें के श्रीनिवास ने फाइनल में एस आदित्य को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। फिर एक किस प्रसिद्ध लेखक ने नाइफ हरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक जो है वो लिखी है सलमान रश्दी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपने देखो सुना होगा वो न्यूज़ की कुछ 1-2 साल पहले क्या हुआ था कि सलमान रश्दी के ऊपर एक अटैक हुआ था पब्लिक में, वो कुछ स्पीच वगैरह दे रहे थे, उसी दौरान इन पे किसी ने चाकुओं से हमला किया था। तो उसी के बिहाफ पर इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है नाइफ और इसको जो अभी रिलीज़ किया है या फिर आप कह सकते हैं कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सलमान रश्दी। पूरा नाम आपको भले ही नहीं याद रखने, बस आपको ध्यान रखने नाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सलमान रश्दी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अगर हम बात करें स्पेस इंडिया की तो उसने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको, संजना सांघी को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है भारत ने किस देश के साथ में टैक्स चोरी से बचने के लिए नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए अगर हम बात करें भारत ने किस देश के साथ में ये हस्ताक्षर किए तो ये किए हैं मॉरिशस के साथ में, जिसमें चोरी से मतलब टैक्स चोरी से बचने के लिए नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर यहाँ पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भारत और मॉरिशस ने टैक्स चोरी से संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत और मॉरिशस ने कर चोरी से निपटने के लिए लेन देन पर जोर देने के उद्देश्य से प्रधान प्रयोजन परीक्षण को शामिल करने के लिए एक DTAA पर संशोधन किया है। अनुच्छेद 27B लाभ की पात्रता के तहत संशोधन भारत को संधि के दुरुपयोग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के साथ जोड़ने का प्रयास यहाँ पर करता है। तो बस आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि टैक्स चोरी से बचने के लिए किस देश के साथ में भारत ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सही आंसर होगा इसका मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की तो वो न्यूज़वीक जो एक मैगजीन है उसके कवर पेज पर छपने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं कौन से नंबर के, तो ये बने हैं दूसरे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये बने हैं दूसरे, पहली कौन थी, तो पहली थी इंदिरा गांधी जो कि मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाली भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थी और अब दूसरे प्रधानमंत्री ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। फिर अप्रैल 2024 में यूके ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है। तो देखिए अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो यूनाइटेड किंगडम ने अभी हाल ही में यात्रा के लिए सबसे खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है किसको, निम्न में से किसे, पाकिस्तान को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे।
तो देखिए ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने अपनी यात्रा सलाह को अपडेट किया है, जिसमें बहुत खतरनाक माने जाने वाले गंतव्यों की सूची में रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान जैसे देशों के साथ साथ पाकिस्तान को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। 2023 में पाकिस्तान में आतंकी हमलों और आतंकवाद विरोधी अभियान 2017 के बाद में सबसे अधिक मृत्यु दर यहाँ पर देखी गई है, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के क्षेत्रों को हिंसा के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में यहाँ पर देखा गया है। और इसी के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन ने अपने यात्रियों को बोला है कि जो अगर हम बात करें, आप कहीं पे घूमने जाते हो तो उसमें कुछ हम लिस्ट बता देते हैं आपको, जो कि घूमने के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक देश है, जिसमें उसने नाम रखा है किसका, यूएस और यूक्रेन का। जाहिर सी बात है क्योंकि अभी वहाँ पर काफ़ी युद्ध चल रहे हैं, इसराइल में काफ़ी युद्ध चल रहा है, इस वजह से उसका नाम शामिल है, ईरान का नाम शामिल है, और साथ ही में पाकिस्तान का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2014 में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला किया है? तो देखिए अगर हम बात करें इजराइल की, तो अभी काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पर अभी जो है लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहे हैं, तो उसी के बीच में एक अभूतपूर्व मिसाइल यहाँ पर लॉन्च की गई है, मतलब हमला हुआ है, ड्रोन हमला आप कह सकते हैं। इजराइल पर किस देश ने किया है? तो ये किया है ईरान ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए दशमिक में एक संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की है, जिसमें कई ईरानी कमांडर यहाँ पर मारे गए हैं। लेबनान, इराक और यमन में ईरान समर्थित आतंकवादियों ने भी इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागी है, और यूएसए, ब्रिटेन, जॉर्डन और फ्रांस ने ईरान द्वारा दागे गए ड्रोन के बड़े पैमाने पर हमले को रोकने में मदद की है। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ये कहाँ खुलने जा रहा है? तो देखिए अगर हम बात करें पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ऑफ यूपी, तो ये खुलने जा रहा है चित्रकूट में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो स्काई वॉक होगा, ये ब्रिज जो है वो बेसिकली एक धनुष के आकार का होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में खुलने जा रहा है। तो देखिए चित्रकूट के तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। भगवान राम के धनुष और तीर के तरह दिखने वाले आकर्षण पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में किया गया था। अगला है, भारत पे ने अपना नया सीईओ ये किसे नियुक्त किया है? तो भारत पे की बात करें तो इसके जो अभी वर्तमान सीईओ नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है नलिन नेगी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। भारत पे की बात करें इसके संस्थापक, तो ये अशनीर ग्रोवर हैं, शाश्वत नकरानी है। स्थापित ये हुआ था अप्रैल 2018 में, और मुख्यालय ये इसका नई दिल्ली में है, और अभी वर्तमान में भारत पे के सीईओ ये बन गए हैं नलिन नेगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024, तो ये बना है 17 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, और पहली बार ये मना था 1989 में। अगर हम बात करें इस बार के इसकी थीम की, तो ये इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। अगला है, किस देश के स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम डेरिक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो देखिए अगर हम बात करें, ये एक स्पिनर थे, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल थे, नाम है इनका डेरिक अंडरवुड, और इनका अभी अप्रैल 2024 में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और इनका संबंध था इंग्लैंड से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है, मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो देखिए मेनिनजाइटिस की बात करें तो इसके खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश ये बना है नाइजीरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। मेनिनजाइटिस की अगर हम बात करें तो एक संक्रमण है जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों से सूजन का कारण बनता है, मतलब इसमें बेसिकली स्वेलिंग आपको देखने के लिए मिलती है, और इन झिल्लियों को मेनिनजाइटिस या मेनिंजिस कहा जाता है।
मैन 5 यहाँ पर एक वो वैक्सीन का नाम है। मैन 5 के बारे में अगर हम बात करें तो मैन 5 नामक इस टीके का उपयोग 9 महीने से 85 वर्ष की आयु के लोगों में निसेरिया मेनिंगिटिस समूह ACYW और एक्स के कारण होने वाली मेनिंगोकोकल बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मैन 5 नाम का ये टीका है जो कि नाइजीरिया ने विकसित किया है, किसके खिलाफ? मेनिंजाइटिस के खिलाफ में। अगला है लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अगर हम बात करें लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 की, तो ये सम्मानित किया जाएगा अमिताभ बच्चन को। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, अमिताभ बच्चन को देश और समाज में उनके योगदान के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार संगीत, सिनेमा, सामाजिक सेवा और साहित्य में प्रभावशाली योगदान का जश्न मनाता है। नरेंद्र मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता थे और उसके बाद 2023 में इसकी प्राप्तकर्ता थी आशा भोसले। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे लता मंगेशकर पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता, तो ये थे नरेंद्र मोदी, फिर नाम आता है आशा भोसले जी का, और अब ये मिलने जा रहा है किसको? अमिताभ बच्चन को। फिर है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये अभी बने हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कुवैत की अगर हम बात करें, इसकी राजधानी ये है कुवैत शहर, मुद्रा है यहाँ की कुवैती दिनार। अगला क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो अगर हम बात करें इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण, इसका लक्ष्य रखा गया है साल 2030 तक। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की अगर हम बात करें, तो जो उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। और ये घोषणा उन्होंने 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति जो कि बेंगलुरु में हुई है, उसकी वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए यह घोषणा उन्होंने की है। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि इसरो की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी और किस तारीख को हुई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो IMF है, उसके MD कौन है? यानी कि IMF की MD आपसे पूछा गया है, जिन्हें दूसरे 5 सालों के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। तो ये देख सकते हैं आप इमेज, ये है क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा, जिन्हें वापस से IMF के MD के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टिना जॉर्जिवा को प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। अगर हम बात करें IMF की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी जुलाई 1944 में, और इसका मुख्यालय ये वॉशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो देखिए, अगर हम बात करें हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम, तो ये बना है हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्टेडियम। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर T20 में 500 छक्के लगाने वाला पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए, T20 मैचेस में 500 छक्के लगाने वाले भारत के पहले भारतीय बल्लेबाज ये बने हैं रोहित शर्मा। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट ये कौन सा है? तो देखिए, अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की, इसके अनुसार अगर हम बात करें दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, तो इसमें नाम शुमार है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 10th नंबर पर आता है कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ड्स ने दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है, जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये आता है 10वें स्थान पर। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया ये है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरे स्थान पर आता है आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तीसरे स्थान पर आता है डलास एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका,
लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी 3 पीडीएफ यहाँ पर है, इसमें 2 अभी रिलीज़ हुई हैं। जनवरी से लेकर मार्च का पूरा कंपाइलेशन है करंट अफेयर का, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मार्च 2024 का सेपरेटली करंट अफेयर है, जिस किसी ने भी जनवरी फरवरी की ऑलरेडी परचेज़ कर ली है वो लोग सिर्फ यहाँ पर मार्च की पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पर पॉलिटी की पीडीएफ भी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस यहाँ पर कंपाइल किए गए हैं। इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप क्या कीजिएगा, आप सिंपली टाइप कीजिएगा गूगल पर www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर जाकर आप सभी पीडीएफ के लिंक्स को अवेल कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा अप्रैल 2024 में केंद्रीय जांच ब्यूरो दैट इज़ जो सीबीआई है, इसने संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो अगर हम बात करें सीबीआई के संयुक्त निदेशक यानी कि जॉइंट डायरेक्टर, तो ये बने हैं अनुराग कुमार, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सीबीआई की यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की, जिसकी स्थापना ये हुई थी 1963 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके निदेशक ये हैं प्रवीण सूद। अगला है अप्रैल 2024 में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा कि पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ये बने हैं गोपीचंद टोटाकुरा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, पायलट गोपीचंद टोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा यहाँ पर करने वाले हैं। अगला है, इसरो ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना यहाँ पर बनाई है। तो ये बनाई है साल 2040 तक। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ, इन्होंने साल 2040 तक चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान परियोजना का आगामी चरण प्रगति पर है, जिसका लक्ष्य भारत के चंद्र अन्वेषण प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। इस मिशन के जरिए इसरो पहली बार मनुष्य को चांद की धरती तक पहुंचाएगा और ये लक्ष्य रखा है इसरो ने कब तक, साल 2040 तक। फिर है आपका क्वेश्चन, लॉरेंस वोंग ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो लॉरेंस वोंग की बात करें, ये बने हैं सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सिंगापुर की बात करें, राजधानी है सिंगापुर नगर यानी कि सिंगापुर सिटी। मुद्रा की बात करें, यह है सिंगापुर डॉलर और राष्ट्रपति यह है थरमनसन मुगरत्नम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने किसके साथ MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो ये सफल परीक्षण किसके साथ किया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है DRDO, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है, इनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में जॉन डग्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है। तो ये जीता है डॉक्टर गगनदीप कांग ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कांग को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए जॉन डग्स कैनेडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। गैर्डनर फाउंडेशन ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बायोमेडिकल और वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान और खोजों को मान्यता देते हुए साल 2024 का ये पुरस्कार यहाँ पर घोषित किया है। फिर नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन यहाँ पर किया है। तो ये क्या है, कर्नाटक में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना बेस कारवार में 350 मीटर लंबे घाट का उद्घाटन किया है और प्रोजेक्ट सी बर्ड चरण 2A को 32 जहाजों, उप एयर स्टेशन और लॉजिस्टिक को समायोजित करने के लिए विकसित यहाँ पर किया गया है। फिर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की, तो इसका आयोजन ये हो रहा है किर्गिस्तान में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। किर्गिस्तान की बात करें, राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम और राष्ट्रपति हैं यहाँ के सदिर जापारोव।
अगला है क्वेश्चन आपका, स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन ये हुआ है छत्तीसगढ़ में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पहली बार इसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल मिलाकर देश के 32 राज्यों से टीम जो है वो हिस्सा यहाँ पर ले रही है। फिर ओलंपिक में पदक विजेता को पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ओलंपिक में जो भी प्लेयर इसमें गोल्ड मेडल यहाँ पर जीतेगा उसको यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये कौन सा खेल है? ये है आपका ट्रैक एंड फील्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए विश्व एथलेटिक्स ने घोषणा की कि वो पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को पुरस्कार राशि यहाँ पर प्रदान करेगा, और ट्रैक एंड फील्ड आधुनिक ओलंपिक में पुरस्कार राशि देने वाला ये पहला खेल यहाँ पर बन गया है। फिर लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो देखिए अगर हम बात करें लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक ये बना है HDFC, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए इन शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर ध्यान देने के साथ साथ सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके लक्षद्वीप में बैंकिंग बुनियादी ढांचों का उन्नत करना है। अगर हम बात करें HDFC की तो इसकी स्थापना ये हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके CEO ये है शशिधर जगदीशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें विश्व कला दिवस 2024 तो ये बना है 15 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए विश्व कला दिवस की बात करें इसका उद्देश्य कला के मूल्य को पहचानना और कलाकारों की उपलब्धियों को सम्मानित करना है। पहली बार अगर हम बात करें विश्व कला दिवस ये मना था 15 अप्रैल 2012 को, और इसका जो विषय है वो है एक अभिव्यक्ति का बगीचा, कला के माध्यम से रोज समुदायों का निर्माण, यानी कि अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए अगर हम बात करें बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब तो ये जीता है किसने? इनका सही आंसर है जोनाथन क्रिस्टी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जोनाथन क्रिस्टी। इन्होंने 14 अप्रैल 2024 को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में चीनी खिलाड़ी ली सी फेंग को हराकर अपनी पहली एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पर जीती है, और ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक से पहले आखिरी क्वालिफाइंग इवेंट में भी शामिल थे। फिर है भारत सरकार ने LGBTQ+ समुदाय के कल्याण पर जिस समिति का गठन किया है इसका प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख यहाँ पर नियुक्त है राजीव गाबा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए भारत सरकार ने LGBTQ समुदायों के कल्याण पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने तर्क दिया था कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार जो भारत में हर व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है उसके खिलाफ है। फिर है माधवपुर मेला, ये किस राज्य में होता है? माधवपुर मेले की बात करें तो ये होता है गुजरात में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में प्रतिवर्ष मनाते हैं, और ये एक जीवन सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह मेला बेसिकली भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का उत्सव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विवाह माधवपुर में हुआ था। फिर विश्व लीवर दिवस 2024 से कब मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस की बात करें ये बना है 19 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो लीवर दिवस की बात करें तो मानव शरीर में यकृत के बारे में जागरूकता और उसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को ये दिवस मनाते हैं। इसकी थीम है अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, यानी कि कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। फिर किस राज्य में ध्वनिक लक्षण वर्धन और मूल्यांकन यानी कि स्पेस के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया ये आपसे पूछा, तो ये किया गया केरल में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए केरल में DRDO की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला ने ध्वनिक लक्षण वर्धन और मूल्यांकन यानी कि जिसको स्पेस कहा गया उसके सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है।
यह भारतीय नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों पर सोनार सिस्टम के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है। स्पेस के बेसिकली दो भाग हैं, एक होगा आपका तैरता हुआ प्लेटफॉर्म और एक 100 मीटर की लंबाई तक पहुंचने वाला एक सबमर्सिबल यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया है? तो ये क्या है, बेंगलुरु में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग दैट इज डीआरडीओ के जो सचिव हैं डॉक्टर समीर वी कामत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये कार्यक्रम सैन्य और नागरिक क्षेत्र में एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित यहाँ पर करता है। फिर अप्रैल 2024 में देश के सबसे उम्रदराज फाइटर पायलट और उद्यमी स्क्वाड्रन लीडर का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था दलीप सिंह मजीठिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है अप्रैल 2024 में डीआरडीओ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईसीटीएम का परीक्षण ये कहाँ पर किया है? तो इसका परीक्षण ये किया गया है उड़ीसा में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दैट इज डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज दैट इज आईटीआई चांदीपुर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। मिसाइल की उड़ान पर भारतीय वायुसेना की Su-30 MKI विमान से भी नजर यहाँ पर रखी गई है। फिर किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन कार्बन यानी कि सीसी नोजल विकसित यहाँ पर किया है? तो ये क्या है, इसरो ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित हल्के कार्बन कार्बन सी नोजल का अनावरण करते हुए रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति यहाँ पर हासिल की है। यह सफलता थ्रस्ट स्तर, विशिष्ट आवेग और थ्रस्ट टू वेस्ट अनुपात जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को बढ़ाकर पेलोड क्षमता को बढ़ावा देने का वादा यहाँ पर करती है। फिर बिस्का यात्रा महोत्सव 2024 से कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, ब्रिस्का यात्रा नेपाल के भक्तपुर जिले में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है और ये बेसिकली नेपाली नववर्ष का प्रतीक है। फिर एक किस युवा भारतीय स्केटिंग खिलाड़ी ने 25 मीटर से अधिक की न्यूनतम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है? तो देखिए, बेसिकली जो 25 मीटर से अधिक की न्यूनतम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड जो यहाँ पर बनाया है, ये बनाया है तक्षवी वघानी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, गुजरात के अहमदाबाद की 6 साल की तक्षवी वघानी ने 25 मीटर 16 सेंटीमीटर इनसे अधिक की न्यूनतम लंबाई पर स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित किया है और इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये पुणे की मनस्वी विशाल के नाम था। फिर संगीत में नृत्य कार्यक्रम जिसका नाम है टैगोर ऑन द पद्मा बोट, इसका आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये हुआ है बांग्लादेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, बांग्लादेश के रविंद्र कुथिबाड़ी में पद्मा नदी के तट पर टैगोर ऑन द पद्मा बोट पर संगीत में नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है अबू धाबी में। अगर मोर प्रिसाइज आप बात करें तो ये हुआ है मस्तर में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में अबू धाबी आई, मस्तर आए, सही आंसर आपका दोनों होगा, किसी को भी आप टिक कर सकते हो क्योंकि मोर प्रिसाइज जगह है मस्तर कहाँ पर, अबू धाबी में। तो देखिए, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में हुआ है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्यवाही, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई ट्रैक से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है? तो ये दिया गया GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काईटेक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। यह घोषणा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में पूर्व क्रिकेटर रमन सुब्बा रो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस देश से थे? तो इनका संबंध था इंग्लैंड से, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस, दैट इज इंटरनेशनल टर्बन डे 2024 से कब मनाया गया है?
तो ये मना है 13 अप्रैल को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस सिख धर्म में पगड़ी के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का सम्मान करने के लिए मनाते हैं और यह दिन सिख पहचान के प्रतीक के रूप में पगड़ी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और धार्मिक सद्भाव और अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। फिर है विश्व क्वांटम दिवस 2024 से कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें विश्व क्वांटम दिवस की, तो ये मना है 14 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, 14 अप्रैल 2024 को भारत क्वांटम दिवस मनाता है, जो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और सराहना बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल है। फिर है अम्बेडकर जयंती 2024 से कब मनाई गई है? तो अम्बेडकर जयंती की अगर हम बात करें तो ये मनाई गई है 14 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब आप मुझे बताओगे कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की कौन सी भी जयंती यहाँ पर मनाई गई है? तो देखिए, 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली अम्बेडकर जयंती 2024 डॉक्टर अम्बेडकर राम जी अम्बेडकर की जयंती के रूप में मनाई जाती है। अगर हम बात करें अम्बेडकर जी की, तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जाति आधारित भेदभाव पर काबू पाकर दलितों और अछूतों के अधिकारों को कट्टर समर्थक बन गए थे और कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि सहित कई सारी उल्लेखनीय उपलब्धि यहाँ पर अपने नाम हासिल की थी। तो ये था आपका इस हफ्ते का पूरा रिवीजन ऑफ करंट अफेयर ऑफ दिस वीक। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा जितने भी चीज़ें मैंने आपको इन बिटवीन पूछी है वीडियोस की, उनका सभी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, उनका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला है, अप्रैल 2024 में जियो टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे। और इसके अलावा आपको बताना है कि टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की जो लिस्ट है उसमें अभिनेत्री कौन सी है जिसको शामिल किया गया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इन सभी को परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। या फिर सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, www.ravibookspdf.com यहाँ पर सर्च करना है और आपको सभी पीडीएफ की जो है लिंक वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर बाय रवि के नाम से यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी करंट अफेयर्स की। और साथ ही में आप देखेंगे कि डेली आपको 5 बजे करंट अफेयर की क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है बाय अदिति मैम, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं रवि स्टडी IQ GK के नाम से, जहाँ पर आपको डेली क्विजेस और कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और साथ ही में ई बुक की वेबसाइट कुछ ऐसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो आज तक नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।